नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। उदयपुर में हुई जघन्य अपराध के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हैं। जांच का काम बढ़ रहा है। नई जानकारियों में सामने आया है कि उदयपुर मामले के आरोपियों से बरामद की गई बाइक का नंबर 2611 है। इसे रियाज से बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रियाज ने आरटीसी ऑफिस से मांग कर ये नंबर लिया था और इसके लिए अलग से 5,000 रुपए भी दिए थे। 26/11 ही वो तारीख है जिस दिन मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस नंबर प्लेट से इस बात का पता चलता है कि रियाज के दिमाग में क्या चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रियाज के पासपोर्ट से जानकारी मिली है कि वो 2014 में नेपाल गया था। उसके मोबाइल से पाकिस्तान के भी नंबर मिले हैं। दिन दहाड़े हत्या के बाद दोनों आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज बाइक से भाग गए थे, जो इस वक्त उदयपुर के थाने में खड़ी हैं। दोनों आरोपी बाइक से भाग निकलने की कोशिश में थे, लेकिन उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर राजसमंद के एक पुलिस नाके पर उनको पकड़ा गया। इस बाइक का बीमा 2014 के बाद नहीं हुआ है और इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। राजस्थान में अभी भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो हत्या हुई है यहाँ पर कन्हैया लाल की, उसमें पूरा जो मसला था वो क्या था, कहाँ तक जुड़े हुए थे तार और इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही एनआईए की टीम इस मौके पर, इस जगह पर आई है। क्या देखने आई थी वो तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एक्टिवा जरूर खड़ी है जिसका नंबर है 2226 और यहाँ कर जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये जो एक्टिवा है ये 28 तारीख से यहीं पर खड़ी हुई है। आइए इनसे पूछते हैं, भैया ये जो एक्टिवा सामने खड़ी है आप कब से देख रहे हैं इसको? ये तो 28 तारीख को देख रहे हैं साहब, उसी रोज देख रहे हैं, जो कांड हुआ ना उसी रोज देख रहे हैं हम। और उसके बाद कोई नहीं आया ये बाइक लेने? कोई लेने आया कोई नहीं, देखा ही नहीं सर। और दूसरी जो बाइक्स है वो तो यही पड़ी हुई थी, बाकी दूसरे सब ले गए थे वो तो आज ये जो दूसरी बाइक से आज लगी है? ये तो आज लगी हुई है। अच्छा। ये तो कहीं गए हुए हैं रथ यात्रा में। तो अभी कोई हमने देखा कोई एक टीम आई थी पुलिस की टीम तो आई थी, पूछ रहे थे कि वो तो आके आपसे कुछ पूछा उन्होंने पूछा ये दुकान किस मौसम करके बता रहे थे, ये दुकान पर यही पूछा था हमारे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि काफी कुछ जो एक्टिवा है और जो बाइक है उस पर काफी इन्वेस्टिगेशन, शायद उसमें कुछ सबूत हो, क्योंकि जो बाइक को लेकर रियाज भागा था, जो उसकी बाइक थी उसका नंबर भी था 2611 और ये जो बाइक है इसने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर इस बाइक को खरीदा था। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस 1 साल बाद उसने नहीं दिया और जो ये बाइक है ये पुलिस ने उससे जब्त की थी, क्योंकि हत्या करने के बाद रियाज जो है वो बाइक लेकर राजसमंद की तरफ भागा था, गौस मोहम्मद और रियाज, और फिर राजसमंद जो यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर है वहां पर बैरिकेड पर उन्हें रोका गया था और वो उस बाइक पे सवार थे। वो बाइक अब राजस्थान की यहाँ पर उदयपुर की जो एक पुलिस स्टेशन है धान मंडी, वहां पर पड़ी हुई है ये बाइक, उनके नाम से दर्ज है और आरटीओ पेपर्स में भी साफ बता रही है कि ये बाइक रियाज ने खरीदी थी। इसमें 2-3 चीजें हैं जो इसको लेकर शायद पुलिस गौर कर रही है। एक तो जो बाइक का नंबर है 2611 वो दिन है जिस पर मुंबई में सबसे खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। ऐसा नंबर क्यों चुना और ऐसे नंबर के लिए पैसे ज्यादा क्यों दिए, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रियाज जो है 2014 में नेपाल गया था। इस पर भी सवाल है कि वो नेपाल क्यों गया। और दूसरा जो इसमें सबूत सामने आया है वो ये है कि उसके फोन से ऐसा डेटा मिला है जो साबित करता है कि वो पाकिस्तान से कोई डेटा कॉल्स कर रहा था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने ले ली है। एनआईए कोई औपचारिक रूप से कुछ कह नहीं रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से, राजस्थान पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये सारी जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच एक और खबर यह है कि उदयपुर के आईजी और एसपी का तबादला किया गया है। राजस्थान के करीब 32 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इससे पहले कल हत्या के दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन यानी 13 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में ही दोनों की पहचान परेड की जाएगी। इन दोनों आरोपियों को कल जिस वक्त जेल में ले जाया जा रहा था उस वक्त स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की।
आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है और इस मौके पर उदयपुर में बड़ी धूमधाम से यात्रा निकाली जाती है, लेकिन बीते दिनों की घटना के बाद से यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही। कर्फ्यू लगा है, लेकिन आज कर्फ्यू के बीच भी ये यात्रा की इजाज़त मिल गई। इसके लिए शहर में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। यात्रा जगदीश मंदिर से निकाली जाती है। और अब बात भड़काऊ बयानों की। सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए कई सख्त टिप्पणियां की। कहा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने नुपुर को जिम्मेदार कई जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद नुपुर ने अपनी याचिका वापस ले ली। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि उनके खिलाफ देश भर में विभिन्न राज्यों में जो एफआईआर हैं उन्हें दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा ने कहा कि वे दूसरे राज्य नहीं जा सकती, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके बयान को छेड़छाड़ के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। उनकी मंशा धार्मिक भावनाएं भड़काने की नहीं थी। नुपुर शर्मा की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़काया। आज जो कुछ देश में हो रहा है इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। नुपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि हमने बहस को देखा है और नुपुर ने भड़काने की कोशिश की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद अभी तक दिल्ली पुलिस ने नुपुर को छुआ तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हर तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब तक देश में और दुनिया में न्याय है तब तक देश को और दुनिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर देश और दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही बचा सकती है। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ चुकी है दिल्ली पुलिस को। तो दिल्ली पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है अब भी सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ने के बाद, तो दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता और मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को दो शीर्ष नेता मिल तो गए हैं, लेकिन वहां की राजनीति रोचक बनी हुई है। बीजेपी ने सरकार बनने पर जश्न का ऐलान किया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मैं जश्न में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक बैठक में हिस्सा ले रहा हूंगा। सफाई के तौर पर बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि बाला साहब का सपना था कि एक आम शिव सैनिक जिसने पसीना पार्टी के लिए बहाया है वो मुख्यमंत्री बने। शिंदे जी ने कहा है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, प्रशासनिक काम आपको संभालना पड़ेगा। तो देवेंद्र जी ने नेतृत्व से पूछा। उसके बाद बहुत बड़ी बात है कि वो इस पद को संभालने के लिए तैयार हो गए। गौरतलब है कि इससे कुछ ही देर पहले उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर कहा था कि सत्ता के लिए सौदेबाजी हुई है, बीजेपी वादा पूरा करती तो उसका सीएम होता। शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मुंबई के पर्यावरण से ना खेलें। बहरहाल मुख्यमंत्री शिंदे आज सुबह गोवा गए थे, विधायकों से मिले और फिर वापसी की। 3 और 4 जुलाई को आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे का फ्लोर टेस्ट होगा। कल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन है। बीजेपी के राहुल नरवेकर ने पर्चा भरा है। उधर शरद पवार को भी इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। ये नोटिस 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। तो आइए सुन लेते एकनाथ शिंदे
का क्या कहना रहा जब उद्धव ठाकरे का बयान आया उसके बाद, और उन्होंने किस तरह से सफाई दी? बाकी एमएलए जो है कल मुंबई पहुंचेंगे 3 और 4 को अधिवेशन बुलाया है गवर्नर साहब ने, और उसमें जो भी प्रक्रिया है स्पीकर की और ट्रस्ट वोट की वो पूरी की जाएगी। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठाकरे ने क्या क्या कहा है की ज्या पद्धतीने सरकार अस्तित्वात जे आलेलं आहे, हे सरकार माझ्याबरोबर माननीय अमित शहानी जे ठरवलं होतं मातोश्रीमध्ये, तो शब्द जर का त्यांनी पाळला असता तर हे शानदारपणाने सरकार आलं असतं। 2.5 वर्ष झालेली आहेत। 2.5 वर्षापूर्वी एकतर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला असता किंवा शिवसेनेचा झाला होता असता। मी तर तेव्हाही सांगितलं होतं की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा झाला तर त्या मुख्यमंत्र्याची सही, त्याच्यानंतर पक्षप्रमुख म्हणून माझी सही आणि त्या पत्राचा मजकूर हा असेल की आज शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होतो आहे आणि हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री म्हणजे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आमच्या ठरलेल्या कराराप्रमाणे या तारखेला पाय उतार होईल, हे पत्र तयार करा आणि हे पत्र मंत्रालयाच्या दाराशी होर्डिंग करून लावा, म्हणजे कोणाहीपासून हा करार गुप्त राहिला नसता। ठीक है। और आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी पूजा भारद्वाज के पास, जो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। वहां पर जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। पूजा, आज का दिन भी काफी रोचक रहा है, क्योंकि जब पहले खबर आई कि ये जश्न मनाएगी बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस हिस्सा नहीं होंगे तो कई सवाल उठे। किस तरह से वहां पर स्थितियां आप देख रही हैं बनी हुई हैं? निधि, यहाँ पे जश्न मनाया जा चुका है। दोपहर 2 का वक्त था। ढोल ताशे यहाँ पर खूब बजे और नेता डांस करते हुए नजर आए। देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में उनके नाम के नारे लगे। यहाँ पर उनकी तस्वीरें, उनके बड़े बड़े कटआउट्स थे। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और यहाँ पर जो पोस्टर्स भी, आप देखिए सबसे बड़ी फोटो देवेंद्र फडणवीस की आपको नजर आएगी, साथ में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और इसके तरफ मतलब हर तरफ आप देखें यहाँ पे पोस्टर्स के साथ आपको कार्यालय के आसपास देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और आज भी जो यहाँ पर जश्न मनाया गया उसमें यही संदेश देने की कोशिश की गई कि एक बड़ा दिल बीजेपी ने दिखाया है, तो सत्ता नई सरकार बनाई है और बड़ा दिल दिखाया है कि हम नंबर 2 के नेता इस सरकार में शामिल कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर कल ही आप देखें जिस तरह से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इसमें सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से अमित शाह का ट्वीट आया, जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा कि वो शामिल हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने शपथ ली। लेकिन जो उनके चेहरे पर भावना दिख रही थी उसको लेकर, उस भाव को लेकर शरद पवार ने भी किस तरह से तंज किया, आपको ध्यान होगा, जहां उन्होंने कहा कि वो खुश नहीं थे और वो आना नहीं चाहते थे, शायद उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और दबाव में वो बन रहे हैं। तो इस तरह की जो अटकलें थी, उनकी नाराजगी को लेकर आज जब यहां पर जश्न मनाया गया और उनके नहीं आने पर ये अटकलें कहीं ना कहीं और तेज हो गई और बीजेपी एक तरह से उसको सफाई देती हुई यहां पर नजर आई, जहां चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि एक बड़ा दिल उन्होंने दिखाया, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो खुद मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं उनके अंडर और उनको प्रशासनिक इतनी जानकारियां हैं, इतना अनुभव है देवेंद्र फडणवीस को, इतनी बार मुख्यमंत्री वो रहे हैं और इतना उन्होंने काम किया है जमीन पर। तो उसको लेकर एकनाथ शिंदे ने उनसे गुजारिश की कि आप जो ये प्रशासनिक जिम्मेदारी है आप प्लीज संभालिए, क्योंकि मैं अकेले इतना बड़ा पद अकेले मुझे संभालने के लिए आपने कहा है, तो आपको भी शामिल होना होगा। और उनके गुजारिश के बाद, जैसा कि आपसे पूछना चाह रही हूँ, गुजारिश के बाद यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जब चंद्रकांत पाटिल कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई एकनाथ शिंदे ने कहा है कि प्रशासन आप संभालिए, तो क्या मायने, क्या समझा जाए कि सब कुछ अब देवेंद्र फडणवीस ही संभालेंगे? निधि, जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुई है उसको देखना होगा और उसको समझना होगा। इसके साथ ही पोर्टफोलियोज अब किस तरह से बंटते हैं उस पर ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास रहती है, क्योंकि मंत्रालय का बंटवारा भी बहुत अहम हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के पास क्या क्या रहने वाला है। खासतौर से अर्बन डेवलपमेंट हुआ, होम मिनिस्ट्री हुआ, फाइनेंस हुआ, ये किनके पास रहने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें कल के घटनाक्रम के बाद, तो ऐसा लगा कि केंद्रीय पार्टी नेतृत्व ही फैसला कर रहा है। बैठकें यहाँ पर हो रही होंगी, भले ही
जो जगह है वो सागर बंगलो, जो उनका सरकारी बंगला है देवेंद्र फडणवीस का, वहां पर है। लेकिन जिस तरह से जो घटनाक्रम हुई है वहां पर ऐसा वाकई लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व पर ही शायद पूरी जिम्मेदारी रही और उनका ही पूरा फैसला रहा। यहाँ पर जिस तरह से तमाम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है और जो बात है वो देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा आप देखें जो प्रदेशाध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, उनके जरिए हमारे सामने आ रही है। और आज भी उन्होंने वही कहा कि बहुत ही बड़ा दिल दिखाया देवेंद्र फडणवीस ने। राज ठाकरे का एक पत्र भी उन्होंने लिखा है देवेंद्र फडणवीस को, जहां उन्होंने कहा है कि हम तो सोच रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बनकर वापस लौटेंगे, लेकिन आपने पार्टी की बात मानी और व्यक्ति विशेष पर ना ध्यान देते हुए आपने पार्टी को ऊपर रखा, उनकी बात मानी, इसके लिए हम अभिनंदन आपको देते हैं। तो इस तरह से जो तमाम खेमों से बयान आ रहे हैं, यही लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस शायद चाहते थे कि वो बाहर ही रहे, सरकार के नंबर 2 के नेता इसमें नहीं रहे, क्योंकि आप देखें जो मंत्री के तौर पर उनके अंडर काम कर चुके हैं, अब उनके बगल में वो होंगे, वो मंत्री के सर पर अब मुख्यमंत्री का ताज होगा। तो ये उनके लिए कितना मुश्किल है वो तो खुद नहीं कह रहे, लेकिन तमाम जो बयान आ रहे हैं और जो उनके चेहरे पर भाव कल दिख रहा था उससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है। तो बीजेपी फिलहाल यहाँ पर उनको आगे बढ़ाने के लिए और एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए खूब आज यहाँ पर जश्न के समय उनके नाम की यहाँ पे गूंज सुनाई दी। नासिक में भी बीजेपी का एक जश्न समारोह था, वहां पर भी खूब देवेंद्र फडणवीस को लेकर वहां पे गूंज आई। कल आप देखें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, हालांकि उसकी वजह ये रही कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के जो तमाम नेता हैं वो गोवा में हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के ही समर्थक थे। लेकिन सिर्फ बीजेपी की तरफ से आप देखें गूंज जो है देवेंद्र फडणवीस की होती रही राजभवन के अंदर भी। तो फिलहाल बीजेपी का आप यहाँ पर देखें कि बहुत ही बड़ा दिल हमने दिखाया है, इस तरह से एक सहानुभूति पाने की कोशिश की है, लेकिन जिस नेता को उन्होंने सरकार में शामिल किया जी, जो दूसरा गुट है वो कब आने वाला है? कल तक 2 दिन बाद कहा जा रहा था, वो कब आएंगे? क्योंकि अगर कल 2 दिन में अगर संडे और रविवार और सोमवार को विशेष सत्र है तो शायद वो उसके लिए आएंगे, लेकिन क्या उससे पहले कुछ मंत्रिमंडल के नामों की बात सामने होगी या कुछ और आधिकारिक तौर पर पता लग रहा है? देखिए वो जगह तो चल रही है, वो बैठकें चल रही हैं। एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं मुंबई और बिल्कुल जो आप बीजेपी कार्यालय देख रही हैं इसके पास मंत्रालय है, मंत्रालय में वो अपना कुछ आज बहुत ही खास मीटिंग्स करने वाले हैं। तो ये काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो पोर्टफोलियोज पर बात चल रही थी, जैसा कि बाद में बहुत सारे विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए थे, तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि मंत्री पद को लेकर अभी भी बात चल रही है। तो ये काम हो रहा है। साथ ही उनके गुट के जो तमाम विधायक हैं, एकनाथ शिंदे ने गोवा से निकलने से पहले ये मीडिया को कहा कि मेरे जो एमएलएज हैं वो कल आएंगे, यानी कि उनके हिसाब से अगर उनके बयान को हम समझें तो शनिवार को ही उनके जो विधायक गोवा में मौजूद हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और जो 2 दिन का विशेष सत्र है, यानी कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री भले ही बने हैं लेकिन उनको विधानसभा में अपना जो बहुमत है वो सिद्ध करना होगा। तो ये भी उनके लिए वैसे लगता नहीं है कि इतना कोई चुनौतीपूर्ण होगा कि जिस तरह से आंकड़े हैं, लेकिन जो उनका शक्ति प्रदर्शन है और जो उनके पास बहुमत है ये उनको साबित करना होगा विधानसभा में औपचारिकता के तौर पर। तो ये हम देखेंगे कि सोमवार को होगा और रविवार को भी ध्यान इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुनौती दी गई है कि हमारे उम्मीदवार को अगर जो शिवसेना के लोग टूट कर गए हैं अगर वो नहीं वोट करते हैं तो हम वो अपनी जो सदस्यता है उसको खोने के लिए तैयार रहें। तो इस तरह की चुनौती भी आप देखें एनसीपी की तरफ से दे दी गई है। जयंत पाटिल का जो बयान सामने आया था, हमारे सहयोगी सुनील जी ने उनसे बात की थी, तो किस तरह से महाविकास अघाड़ी यहाँ पर तैयार है। स्पीकर के चुनाव के दिन यानी कि रविवार का दिन भी थोड़ा हंगामा भरा हो सकता है, खासतौर से स्पीकर के चुनाव के दौरान। राहुल नार्वेकर जो विधायक है बीजेपी के, आप देखें उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया विधानसभा में जाकर, तो वहां पर कुछ मीडिया से उन्होंने बात भी नहीं की। जानकारी आज हमारे पास आई है। महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उन्होंने कहा कि कल 12 बजे से पहले हमें नामांकन दाखिल करना है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये अभी देखते हैं कि आगे कहां तक बात जाती है। वैसे लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी अभी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के सामने, लेकिन ध्यान अभी फिलहाल रविवार को होगा स्पीकर के चुनाव के दौरान और सोमवार को जब बहुमत साबित करना है एकनाथ शिंदे को विधानसभा में। बिल्कुल, और तमाम डेवलपमेंट्स हुए। जिस तरह से शरद पवार को एक नोटिस गया, उन्होंने कहा मुझे लव लेटर आ गया है, तो वाकई में ये स्थितियां हैं कि विपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार होगा। आपने जानकारी दी पूजा, इसके लिए धन्यवाद आपका। तो देश की बात में एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद इस बार 5% से भी कम हुई है और क्या इसका असर पड़ा है दामों पर। एक ब्रेक के बाद।
बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद इस बार 5% से भी कम हुई है, जबकि आटे की कीमत लगातार बढ़ रही है। इस महीने से आटा, दाल और चावल पर जीएसटी बढ़ने से कितना दाम बढ़ेगा, देखिए रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। 10 किलो के आटे का पैकेट 2 महीने के भीतर 340 रुपए से बढ़कर 380 रुपया हो गया। अब खुले में बिकने वाला आटा जो अभी 26 रुपए किलो बिक रहा है, 18 जुलाई के बाद महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के आटा, चावल और दाल पर भी 5% जीएसटी लगाया जाएगा, जिससे आम आदमी की दाल और रोटी भी महंगे हो जाएंगे। अब देखिए 5% जो चीज़ 100 रुपए की आती थी, वो 105 रुपए किलो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगी। अच्छा। 5% जीएसटी जो खुली दालें, बिना ब्रांडेड की जो आटे, मैदा, ये सब आती थे अभी। अच्छा, आटा जो पैकेट वाला आटा है, हाँ जी, वो कितने का है? 380 रुपए का। कितना बढ़ा है इसमें? हाल फिलहाल में सर 40 रुपए थैली बढ़ चुका है, 4 रुपए केजी बढ़ चुका है थैली वाले आटे में। थैली वाले आटे जो ब्रांडेड आटा है? ब्रांडेड आटा, आशीर्वाद, शक्ति भोग, ये सब आटे काफी पहले से तेज हो गए हैं, नेचर फ्रेश। और खुला अभी आटा जो है वो कितने में बिक रहा है, और जीएसटी अगर लगने के बाद में कितने में बिकने की उम्मीद? अभी तो सर 26 रुपए किलो बिक रहा है। हम होलसेल में बेचते हैं तो 26 रुपए किलो है। आगे थोड़ा जीएसटी लगने के बाद 2-3 रुपए किलो का इजाफा हो जाएगा, 1-2 रुपए किलो का। गेहूं की फसल तैयार होने के दौरान आटे के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हापुड़ में गेहूं के सरकारी खरीद केंद्र पर। हापुड़ में सरकार को किसानों से 36,000 टन गेहूं खरीदना था, लेकिन महज 845 टन ही गेहूं खरीद पाई। ये हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। आंकड़े देखें तो इस बार 60 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य था, लेकिन महज 3.5 लाख टन ही खरीद हुई, यानी लक्ष्य का महज 5% ही सरकार खरीद सकी। इस बार बाजार मूल्य एमएसपी 2025 से अधिक रहा है और किसानों को एमएसपी से अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। हालांकि गेहूं का दाम न बढ़े, इसके लिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। साथ ही गरीबों को राशन में भी गेहूं की जगह चावल दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद गेहूं की फसल के दौरान आटे का दाम बढ़ना अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। हापुड़ से अदनान के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आगे आपको बताएंगे कि वित्त मंत्रालय ने कई अहम फैसले लिए हैं दामों को लेकर, क्या होगा उसका असर। देश की बात में बात अब मणिपुर से। मणिपुर में एक रेलवे परियोजना की साइट पर जमीन धंसने से मरने वालों की संख्या 18 पहुंच गई है। इनमें 15 टेरिटोरियल आर्मी के जवान हैं, 45 लोग अब भी लापता हैं। और अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, क्या और जानकारी मिल रही है? यहाँ पर बहुत दुखद परिस्थिति बनी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना है। बुधवार देर रात को मणिपुर के जो टुपुर इलाका है, रेलवे स्टेशन के पास एक जबरदस्त बारिश हुई और उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, और जिसकी वजह से जो पूरा जो कह सकते हैं कि मिट्टी का पहाड़ जो है, जो सेना की एक चौकी थी टेरिटोरियल आर्मी के, उसके ऊपर एक मिट्टी का पूरा पहाड़ आ गया, और जिस वजह से जो जितने सैनिक थे और वहाँ सिविलियन लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, सब लोग उसमें धंस गए। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 18 जो है वहाँ 100 बरामद किए जा चुके हैं, और जिसमें से 15 जो 100 है वो टेरिटोरियल आर्मी के हैं, और अभी 40 से 45 लोग वहां फंसे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि सेना से लेकर जिला प्रशासन जो है और एनडीआरएफ की टीम दिन रात लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन चूंकि वहां बारिश भी हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, और पूरा जो इलाका जो है, जिस तरह से भारी बारिश हुई है, उसे कह सकते हैं कि पूरी एक तबाही मच चुका है। और जो राज्य प्रशासन ने वहां लोगों को यह भी चेतावनी दी कि भारी बारिश की वजह से एक जो यहाँ पर टुपुर रेलवे स्टेशन के पास एक डैम है, उसको भी टूटने का खतरा हो गया, और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनसे कहा गया है कि आप यहाँ से दूर आ जाए। स्थिति वहां कह सकते कि भयावह बनी हुई है, और जो लोग जो फंसे हुए हैं उनका राहत और बचाव अभियान जो है दिन रात जो है जोरों पर है। सेना, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है।
जो 45 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनके बारे में कौन हो सकते हैं? क्या वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, उस बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इसमें करीब 15 से 20 जो है हमें बताया जा रहे हैं कि और टेरिटोरियल आर्मी के जवान हैं, और बाकी लोग जो है टुपुर रेलवे स्टेशन के पास जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां पर वो लोग हो सकते हैं। जो अभी जो शुरुआती जानकारी निकल के आ पा रही, जवान कितने तौर पर, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वो लोग हैं जो सेना के टेरिटोरियल आर्मी के लोग हैं। वहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, और किसी तरह कोशिश की जा रही कि किसी तरह उन्हें जिंदा बचाया जा सके, सुरक्षित उन्हें निकाला जा सके, और इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर भी वहां पर जा चुके हैं, वहां पर बाकायदा जो मुख्यमंत्री है वो भी वहां दौरा कर चुके हैं, और पूरे एक कह सकते हैं कि 24 घंटा सेना के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, सेना के लोग लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। कोशिश की जा रही है कि जितने अधिक से अधिक लोग हो सके जो सुरक्षित जो है उन्हें किसी भी तरह बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल राजीव, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हालात पर आप नजर बनाए रखें। तो ड्यूटी लगाई गई है कच्चे तेल पर भी, पेट्रोल डीजल पर के जो एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। देश में उत्पादन होने वाले कच्चे तेल की कीमत को नियंत्रित करने और भारत में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उस पर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों को अब प्रति टन 23,250 रुपए सेस भी चुकाना होगा। फिलहाल ये कंपनियां रिफाइनरी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर ये तेल बेचकर खासा मुनाफा कमा रही हैं। कच्चे तेल के आयात पर लेकिन ये सेस नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि इस सेस का असर भारत में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ेगा। साथ ही भारत से पेट्रोल डीजल के निर्यात को सीमित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए प्रति लीटर, डीजल के एक्सपोर्ट पर विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए प्रति लीटर की विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई में शॉर्टेज की बात सामने आई थी। आपको लगता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया गया है तो उससे ज्यादा जो भारत में पेट्रोल डीजल बनता है उसकी उपलब्धता बढ़ेगी डोमेस्टिक मार्केट? ये बात तो सही है कि जो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाते हैं तो एक्सपोर्ट करने की जो इंसेंटिव वो कम होता है और थोड़ा सा डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा बनेगा। लेकिन जब डोमेस्टिक प्राइसेस इतनी लो की गई है कि हर एक लीटर जो डोमेस्टिक प्राइस में डोमेस्टिक मार्केट में सेल होता है इसके पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कोई लॉस करती है तो इसको कुछ ज़्यादा इंसेंटिव नहीं रहेगा कि ज़्यादा लगाए। लेकिन सही बात है कि जहाँ कई राज्यों में जहाँ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसके अलावा सोने का आयात सीमित करने के लिए सोने पर कस्टम्स ड्यूटी 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। मई महीने में भारत में कुल 107 टन सोना आयात हुआ। जून में भी ये सिलसिला बना रहा। इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं एक बार फिर से, और टीका कितना अहम है जिंदगी के लिए, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में आज से 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी। आम आदमी पार्टी का ये चुनावी वादा था जो आज से लागू हो गया है। यही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि 31 दिसंबर 2021 तक के बिजली के सभी बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। हमने अरविंद केजरीवाल जी ने और मैं भी साथ में था, चुनाव प्रचार के दौरान एक गारंटी दी थी कि पंजाबियों को 300 यूनिट पर मंथ पंजाब में बिजली फ्री आएगी। तो 1 जुलाई से हमने उसकी अनाउंसमेंट की थी। आज से वो 300 यूनिट पर हाउस
होल्ड 300 यूनिट पर मंथ आज से फ्री आनी शुरू होगी। इसका मतलब 0 बिल आएगा। हो सकता है मई और जून का कोई पुराना बिल हो वो आ जाए, लेकिन आज से जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका कोई बिल नहीं आएगा। और अब बात बढ़ते कोरोना मामलों की। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि देश दुनिया में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। फिलहाल 100 से ज्यादा देशों में इसके मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में कमी ओमिक्रॉन को ट्रैक करने में लेकर नए वेरिएंट के ट्रेस करने तक में दिक्कतें आ रही हैं। महामारी में टीका प्रभावी है तो ध्यान रहे टीकाकरण कराएं। कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। दुनिया के 110 देशों में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के किसी वेरिएंट के खिलाफ टीका असरदार है। पर महज 58 देशों में ही 70% आबादी को अब तक दोनों टीके लगे हैं, जबकि ये लक्ष्य तमाम देशों को लेकर था। लांसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ लोगों की जान टीकों ने बचाई है। The Lancet estimates that 20 million lives have been saved because of vaccines. विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता ओमिक्रॉन के साथ ही बढ़ते मामलों के बीच दूसरे वेरिएंट को लेकर भी है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़े घट गए हैं और मामले बढ़ रहे हैं। सीक्वेंसिंग के जरिए ही वेरिएंट की पहचान होती है। I also call for accelerated efforts and incentives to be developed around the moonshot of developing a pan-coronavirus vaccine. उधर बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता इस महीने से शुरू होने वाली धार्मिक यात्राओं और त्योहारों को लेकर है। ऐसे में राज्यों की लापरवाही भारी पड़ सकती है, तो हुक्मरान अपना काम करेंगे, ख्याल आपको और हमें भी रखना है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई इलाकों में इस वक्त बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में तो लोग परेशान हैं। बिहार के कुछ इलाकों में भी परेशानी बढ़ती जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा करीमगंज में बाढ़ पीड़ितों से जाकर मिले, उनसे बातचीत की, लेकिन भोपाल और दिल्ली के लोगों को बारिश से राहत मिली है।